नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत ही अहम मोड़ की भारतीय इतिहास में। जी। 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट। हाँ, पूना पैक्ट। और ये जो समझौता था ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और एम.के. गांधी के बीच। हाँ, दलित वर्गों के मतलब उस समय के डिप्रेस्ड क्लासेस के राजनीतिक भविष्य को लेकर जो एक तनाव था। कहानी शुरू होती है अगस्त 1932 से, है ना, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने वो कम्युनल कवार्ड की घोषणा की। हाँ, सांप्रदायिक पंचाट। उसने काफी हलचल मचाई थी, खासकर दलित प्रतिनिधित्व को लेकर। ये था क्या असल में? देखिए, ये अवार्ड जो था वो असल में भारत के अलग अलग समुदायों को विधायिका में प्रतिनिधित्व देने का एक ब्रिटिश फॉर्मूला था। अच्छा। इसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, इनके साथ साथ पहली बार दलित वर्गों को भी, हाँ, डिप्रेस्ड क्लासेस को, हाँ, उनको भी पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का अधिकार दिया गया। मतलब कि दलित वोटर अपना प्रतिनिधि अलग चुनेंगे। बिल्कुल, केवल दलित उम्मीदवार खड़े होंगे और वोट भी सिर्फ दलित ही देंगे। और जहां तक मुझे याद है, इसमें एक और खास बात थी दलितों के लिए, वो डबल वोट वाली। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसके तहत क्या था कि दलित मतदाता एक वोट तो अपने अलग वाले क्षेत्र में डालते दलित उम्मीदवार के लिए, और दूसरा वोट वो डालते सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में जहां वो किसी को भी वोट दे सकते थे, सवर्ण हिंदू सहित। अच्छा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जोरदार स्वागत किया। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, सदियों के शोषण के बाद एक तरह से राजनीतिक पहचान मिलना। बिल्कुल, राजनीतिक सशक्तिकरण की तरफ एक मील का पत्थर था ये। वो इसे इतना अहम क्यों मानते थे, खासकर वो दोहरा वोट वाला अधिकार? देखिए, अंबेडकर का मानना था कि पृथक निर्वाचन से ये पक्का हो जाता कि जो प्रतिनिधि चुना गया है वो सच में दलितों के लिए ही जवाबदेह है, किसी और के लिए नहीं। सही बात है। और ये जो दोहरा वोट था वो उन्हें और ताकत देता, एक तरफ अपना स्वतंत्र प्रतिनिधि, दूसरी तरफ आम राजनीति में भी दखल। हाँ, मतलब मोल भाव करने की क्षमता। बिल्कुल, इसे उन्होंने दलित हितों की रक्षा के लिए एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक हथियार माना था। लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी की प्रतिक्रिया तो एकदम उल्टी थी। उन्होंने विरोध किया इसका। हाँ, गांधी जी ने दलित वर्गों के लिए ये जो अलग निर्वाचन मंडल था, इसका जबरदस्त विरोध किया। क्यों? उनका क्या तर्क था? उनका तर्क था कि ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति है। इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। अच्छा। वो मानते थे कि अछूत जो है वो हिंदू समाज का ही हिस्सा है और उनको अलग राजनीतिक पहचान देना मतलब हिंदू धर्म और समाज को तोड़ना है। और ये बात भी गौर करने वाली है कि उनका विरोध मुख्य रूप से दलितों के लिए था। मुसलमानों या सिखों के लिए जो पृथक निर्वाचन था, उस पर उन्होंने इतना तीखा रुख नहीं अपनाया था। सही कहा। उनका सारा जोर हिंदू समाज की एकता पर था। उन्हें डर था कि अगर दलितों को अलग राजनीतिक यूनिट मान लिया तो छुआछूत मिटाने की बजाय ये बंटवारा पक्का हो जाएगा। उनके लिए ये एक नैतिक सवाल था, एक धार्मिक संकट जैसा। तो गांधी जी ने सिर्फ बोला ही नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम भी उठा लिया, आमरण अनशन। बिल्कुल। जब ब्रिटिश सरकार पर बात का असर नहीं हुआ तो 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल से ही उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ओहो। मांग एक ही थी कि कम्युनल अवार्ड से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल हटाया जाए। मतलब अपनी जान दांव पर लगा दी थी उन्होंने। आमरण अनशन और गांधी जी जैसे कद का नेता, मतलब पूरे देश पर एक भारी दबाव आ गया होगा। अंबेडकर पर क्या असर हुआ इसका? क्या वो हिले अपने स्टैंड से? देखिए, शुरुआत में तो डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल नहीं हिले। उनका तर्क सीधा था कि वो दलितों के बुनियादी राजनीतिक हक के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें गांधी जी के अनशन के दबाव में छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा भी था शायद कि ये अन्यायपूर्ण दबाव है। हाँ, कहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते और गांधी जी की तबीयत गिरने लगी, हाँ, वो तो तेजी से गिरी होगी। हाँ, बहुत तेजी से, तो माहौल बदलने लगा। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि उस समय गांधी जी की शख्सियत कितनी बड़ी थी। उनके अनशन का मतलब था पूरे देश पर एक इमोशनल प्रेशर। अंबेडकर पर तो बहुत जबरदस्त सामाजिक और राजनीतिक दबाव बना होगा। यकीनन। उन्हें लगभग विलन की तरह पेश किया जा रहा होगा। बिल्कुल। देश भर में चिंता फैल गई थी, तनाव था। कई बड़े नेता अंबेडकर से मिले, उन पे दबाव डाला कि भाई गांधी जी की जान बचाइए, समझौता कीजिए। हाँ, और ये डर भी तो था कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो देश में दलितों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है, ये आशंका भी जताई जा रही थी। जनभावना पूरी तरह अंबेडकर के खिलाफ जाती दिख रही थी। और उधर ब्रिटिश सरकार ने भी कह दिया था कि अगर आप लोग आपस में किसी और व्यवस्था पर सहमत हो जाते हैं तो हम अवार्ड बदल देंगे। अच्छा, तो उन्होंने भी एक रास्ता खोल दिया। हाँ,
बातचीत का रास्ता खुल गया। यानी अंबेडकर साहब एक तरह से चारों तरफ से घिर गए थे। नैतिक दबाव, सामाजिक अशांति का खतरा, राजनीतिक अकेलापन। तो इसी दबाव में फिर पूना पैक्ट की बातचीत शुरू हुई। हाँ, कई दौर चले बातचीत के। डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्गों का पक्ष रख रहे थे और गांधी जी की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय थे, सी राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सप्रू, ये सब नेता थे। गांधी जी तो जेल में थे। हाँ, वो जेल में थे, लेकिन सारी बातचीत उनकी सहमति से ही हो रही थी और आखिर में 24 सितंबर 1932 को समझौते पर दस्तखत हुए। यही है पूना पैक्ट। तो इस समझौते में आखिर तय क्या हुआ? अंबेडकर जी को वो पृथक निर्वाचन की मांग तो छोड़नी पड़ी, ये तो साफ है, पर बदले में मिला क्या? हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही था कि सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म, उसकी जगह आया जॉइंट इलेक्टोरेट यानी संयुक्त निर्वाचन मंडल। अच्छा। इसके तहत दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित होंगी, मतलब उम्मीदवार दलित होगा लेकिन वोट सब डालेंगे, सवर्ण, दलित, सब। लेकिन सीटों का क्या हुआ? कम्युनल अवार्ड में जितनी थी उतनी ही मिली या कम हो गई? नहीं, यहीं पर एक बड़ा बदलाव हुआ। सीटें बढ़ाई गई और काफी बढ़ाई गईं। कितनी? कम्युनल अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों में 71 या कुछ जगह 78 सीटें थीं दलितों के लिए। पूना पैक्ट में ये संख्या बढ़ाकर लगभग डबल यानी 148 कर दी गई। 78 से सीधे 148, ये तो बहुत बड़ा जंप है। कहाँ-कहाँ बड़ी सीटें? कुछ उदाहरण हैं? हाँ, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 सीटें दी गईं, बंगाल में 30, सेंट्रल प्रोविंस और बरार में 20, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी में 20, बिहार और उड़ीसा में 18, बॉम्बे और सिंध मिलाकर 25। और सिर्फ प्रांतों में ही नहीं, केंद्रीय विधानमंडल में भी जो सामान्य सीटें थीं, उनका 18% दलित वर्गों के लिए आरक्षित किया गया। 148 सीटें, लगभग 2 गुनी। पहली नजर में तो लगता है कि अंबेडकर जी को पृथक निर्वाचन के बदले में काफी कुछ मिल गया, लेकिन क्या ये संख्या वाकई उस राजनीतिक ताकत की भरपाई कर सकती थी जो पृथक निर्वाचन देता, जहां सिर्फ दलित ही दलित को चुनते? यही सबसे बड़ा सवाल था और यही अंबेडकर जी की चिंता भी थी। संख्या तो बढ़ गई, पर चुनाव का तरीका बदल गया और इस बदले हुए तरीके के लिए खास प्रोसेस भी बनाया गया, प्राथमिक चुनाव का। अच्छा, ये प्राथमिक चुनाव क्या था? ये कैसे काम करता था? ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था थी और सिर्फ आरक्षित सीटों के लिए थी। इसमें चुनाव 2 स्टेज में होता। 2 स्टेज में? हाँ, पहले स्टेज में किसी आरक्षित सीट के इलाके के जितने भी रजिस्टर्ड दलित वोटर हैं, वो सब मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते। अच्छा, सिर्फ दलित वोटर? हाँ, सिर्फ दलित वोटर। और ये लोग सिंगल वोट तरीके से उस सीट के लिए दलित वर्ग के 4 उम्मीदवारों का एक पैनल चुनते। 4 उम्मीदवार, यानी पहले फिल्टर में दलित वोटरों ने 4 दलित कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर दिए। फिर दूसरे स्टेज में ये जो चुने हुए 4 उम्मीदवार हैं, वो आम चुनाव में खड़े होते। और इस बार वोट कौन डालता? सारे सामान्य मतदाता, सवर्ण, हिंदू और बाकी सब भी। ओहो। तो उन सबके वोटों से तय होता कि उन 4 में से कौन जीतेगा। ये तो काफी पेचीदा व्यवस्था लग रही है। मतलब जमीन पर लागू करना कितना मुश्किल रहा होगा। क्या ये हमेशा के लिए थी? नहीं, पैक्ट में ये था कि ये जो प्राइमरी इलेक्शन वाला सिस्टम है, ये सिर्फ पहले 10 साल के लिए होगा, या अगर आपसी सहमति से पहले खत्म करना चाहें तो कर सकते हैं। और आरक्षित सीटें? आरक्षित सीटों की व्यवस्था तब तक जारी रहनी थी जब तक कि संबंधित समुदाय यानी दलित और सवर्ण हिंदू मिलकर इसे बदलने का फैसला न करें। और पैक्ट में वोटिंग राइट्स, सरकारी नौकरियों और शिक्षा को लेकर भी कुछ था। हाँ, मताधिकार के लिए लोथियन कमेटी की सिफारिशें मानी गई। ये भी तय हुआ कि लोकल बॉडी इलेक्शन या सरकारी नौकरी में सिर्फ दलित होने की वजह से किसी को अयोग्य नहीं माना जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि सरकारी सेवाओं में दलितों का ठीक-ठाक प्रतिनिधित्व हो, बशर्ते वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करते हों। और शिक्षा, दलितों की शिक्षा के लिए कुछ खास? हाँ, ये एक अहम बात थी। हर प्रांत को अपने एजुकेशन बजट से एक तय और पर्याप्त पैसा दलित वर्ग के छात्रों की पढ़ाई और सुविधाओं पर खर्च करना होगा। अच्छा, ये महत्वपूर्ण था। हाँ, शिक्षा के महत्व को समझा गया था। तो ये थे पूना पैक्ट के मुख्य बिंदु। सेपरेट इलेक्टोरेट गया, सीटें लगभग डबल हुई और एक कॉम्प्लेक्स 2 स्टेज चुनाव प्रक्रिया आई। इसका फौरन नतीजा क्या निकला? जैसे ही समझौता हुआ, इसे ब्रिटिश सरकार को भेजा गया। उन्होंने फौरन मान लिया और कम्युनल अवार्ड में दलितों वाले प्रावधान बदल दिए। और गांधी जी ने 26 सितंबर 1932 को अपना अनशन तोड़ दिया और ये समझौता फिर आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 का हिस्सा बना। अच्छा, जहां मुसलमानों, सिखों वगैरह के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जारी रहा, वहीं दलितों के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत रिजर्व्ड सीटों की व्यवस्था लागू हो गई। यहां से कहानी का एक और पहलू शुरू होता है। समझौता हो गया, गांधी की जान बच गई, देश में शांति हो गई। लेकिन क्या इस समझौते से सब खुश थे? क्या डॉक्टर अंबेडकर इसे दलितों की जीत मान रहे थे? बिल्कुल नहीं। ऊपर से देखने पर लगता है कि सीटें दोगुनी हो गई है ना, बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और उनके बहुत से साथी इस समझौते से बहुत नाखुश थे। अंबेडकर ने इसे हमेशा दबाव में किया गया एक अनचाहा समझौता माना। क्यों? उनकी मुख्य चिंता क्या थी? उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल का जाना सिर्फ एक चुनावी तरीका बदलना नहीं था। वो मानते थे कि दलितों के हाथ से एक ऐसा राजनीतिक हथियार छिन गया जो उन्हें बिना किसी बाहरी दबाव के अपने सच्चे प्रतिनिधि चुनने की गारंटी देता। उनकी चिंता थी इस जॉइंट इलेक्टोरेट से। हाँ, चिंता ये थी कि जॉइंट इलेक्टोरेट में जहां सवर्ण हिंदुओं के वोट डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, दलित उम्मीदवार जीतने के लिए किसे खुश करने की कोशिश करेगा? सवर्ण वोटरों को। बिल्कुल। तो इससे ऐसे दलित प्रतिनिधि चुने जाने का खतरा था जो दलितों के हक की बात जोर से करने के बजाय थोड़ा समझौतावादी हो जाए, नरम पड़ जाए। वो अपनी राजनीतिक आज़ादी खो देंगे, सवर्ण लीडरशिप पर निर्भर हो जाएंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में शायद बाद में कांशीराम जी ने वो चमचा युग वाली बात कही थी। हाँ, कांशीराम जी ने इसी व्यवस्था की आलोचना करते हुए इसे चमचा युग कहा था। उनका तर्क था कि पूना पैक्ट ने ऐसे दलित नेताओं को आगे बढ़ाया जो अपनी पार्टी या सवर्ण नेताओं के प्रति ज्यादा वफादार थे बजाय अपने समुदाय के। डॉक्टर अंबेडकर ने भी बाद में कई बार पूना पैक्ट पर अफसोस जताया था। यहाँ तक कहा कि ये दलितों के साथ एक धोखा था। वो दोहरे वोट का अधिकार खोना भी उनके लिए एक बड़ा नुकसान था। और दूसरी तरफ गांधी जी और उनके समर्थक इसे कैसे देख रहे थे? गांधी जी के लिए तो ये हिंदू धर्म और समाज को बंटने से बचाने की एक बड़ी कामयाबी थी। हाँ, उनका तो मेन पॉइंट यही था। हाँ, उन्होंने इसे सवर्ण हिंदुओं के लिए एक मौका माना कि वो प्रायश्चित करे और अपने दलित भाइयों को गले लगाएं। उन्होंने दलितों के लिए हरिजन शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया, मतलब ईश्वर की संतान। हरिजन सेवक संघ बनाया। अच्छा, हरिजन सेवक संघ भी इसी के बाद बना? हाँ, उसका मकसद था छुआछूत मिटाना और हरिजनों की सेवा करना। उनका जोर राजनीतिक अधिकारों से ज्यादा सामाजिक सुधार और हृदय परिवर्तन पर था। तो ये दो बिल्कुल अलग नजरिए थे। हाँ, एक जो राजनीतिक सत्ता को जरूरी मानता था सशक्तिकरण के लिए, हाँ, और दूसरा जो सामाजिक एकता और नैतिक जिम्मेदारी पर जोर दे रहा था। इस पूरे प्रकरण का, इस पैक्ट का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा? इसने भारतीय राजनीति को कैसे शेप दिया? पूना पैक्ट का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। पहला, इसने पहली बार दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों और सवर्ण हिंदुओं के नजरिए के बीच जो गहरा मतभेद था, उसे नेशनल लेवल पर ला दिया। सबके सामने आ गया वो। हाँ, और ये तनाव आजादी के बाद भी भारतीय राजनीति का एक सेंट्रल इशू बना रहा। दूसरा, इसने दलितों को एक अलग राजनीतिक समूह के तौर पर स्थापित कर दिया, जिनके हितों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भले ही अम्बेडकर की मांग पूरी नहीं हुई। हाँ, भले ही सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला, लेकिन रिजर्व्ड सीटों के प्रावधान ने दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की नींव तो रखी ही दी। और तीसरा, क्या इसने स्वतंत्र भारत में आरक्षण नीति का आधार तैयार किया? हाँ, बिल्कुल। हालांकि पूना पैक्ट की वो जो प्राइमरी इलेक्शन वाली जटिल व्यवस्था थी, वो आजादी के बाद लागू नहीं हुई। अच्छा, वो हट गई। भी हमारे रिजर्वेशन सिस्टम में जिंदा है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि उसके रूप और असर पर बहस तो हमेशा चलती रही है। और यही बहस आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पूना पैक्ट उस वक्त की परिस्थितियों में एक जरूरी समझौता था, या ये दलितों के राजनीतिक हितों के साथ एक विश्वासघात था? ये सवाल आज भी उठता है। इतिहासकार, राजनीतिक विश्लेषक सब इस पर बात करते हैं। कुछ मानते हैं कि गांधी जी का अनशन था, सामाजिक माहौल वैसा था, तो अंबेडकर के पास शायद कोई चारा नहीं था, और उन्होंने जो हासिल किया, दुगनी सीटें, वो भी कम नहीं था। वहीं जो आलोचक हैं, वो कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार खोकर दलितों ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज बुलंद करने का एक सुनहरा मौका गंवा। दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला, पर जॉइंट इलेक्टोरेट में ज्यादा सीटें मिली। हाँ, इसने गांधी जी का अनशन तुड़वाया, उस समय के सामाजिक टकराव को टाला, पर डॉक्टर अंबेडकर और दलित अधिकारों के कई पैरोकारों के मन में एक कसक छोड़ गया। इसने दलितों को एक स्थायी राजनीतिक पहचान तो दी? बिल्कुल, पहचान तो दी, लेकिन उस पहचान की ताकत और उसकी आज़ादी पर एक सवालिया निशान भी लगा दिया, जिसकी गूंज हमें आज तक सुनाई देती है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे श्रोताओं के विश्लेषण के आधार पर सोचिए, क्या पूना पैक्ट ने जो मॉडल स्थापित किया, यानी जॉइंट इलेक्टोरेट के साथ रिजर्व्ड सीटें,
क्या वो लंबे समय में दलित वर्गों को सचमुच राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने में असरदार साबित हुआ? या फिर जैसा कि कांशीराम जैसे आलोचक कहते हैं, क्या इस व्यवस्था ने दलित प्रतिनिधियों को अपनी जीत के लिए बहुसंख्यक सवर्ण वोटरों पर निर्भर बनाकर उनकी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया? क्या सेपरेट इलेक्टोरेट अगर मिलता तो दलितों को ज्यादा राजनीतिक आजादी और ताकत देता? और क्या 1932 के उस मुश्किल दौर में सामाजिक न्याय और राजनीतिक बदलाव का कोई और रास्ता मुमकिन था, या पूना पैक्ट ही उस वक्त की कड़वी हकीकत का एकमात्र नतीजा हो सकता था? ये सवाल हमें चमचा युग जैसी आलोचनाओं और आज की आरक्षण व्यवस्था कितनी असरदार है, इस पर लगातार सोचने को मजबूर करते हैं। वाकई ये सवाल आज भी उतने ही मौजूद हैं जितने 1932 में थे। इन्हीं विचारों के साथ आज की एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।